अरे बेटा आ भी जाओ, बाद में खेल लेना, अभी खाना ठंडा हो रहा है। आए माँ। चल चिंकी, अब हम कुछ देर बाद खेलेंगे। ठीक है, मैं भी खाना खाकर आ रही हूँ। हाय कितनी प्यारी लग रही है आज भी ये चिंकी। अरे चिंकी बेटा यहाँ आना। जी आंटी। अरे वाह चिंकी तो आज कितनी अच्छी लग रही है। ये ड्रेस किसने सिली? आंटी ये ड्रेस तो मेरी मासी ने सिली थी। पता है, उनकी भी मेरे जैसी सेम ही ड्रेस है और बाल मेरी माँ ने बनाए। उषा ऐसे ही चिंकी से बोल बोल कर खुश होने लगी। कुछ देर चिंकी से बात करने के बाद उषा अंदर आ गई। जहां क्या हुआ भाभी, क्यों ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, वो पड़ोसन की लड़की है ना चिंकी, उससे बोल कर आ रही थी। कुमुद बेटियां कितनी प्यारी होती है ना। मैं जब भी चिंकी को देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि काश मेरे भी घर में कोई बेटी होती जिसके मैं बाल बनाती, उसे तैयार करती, उसके लिए कपड़े सिलती। वो तो है भाभी, मेरी भी एक बेटी पालने की बड़ी तमन्ना है। तमन्ना है तो खुश हो जाओ और ये मिठाई खाओ। माँ जी मिठाई किस खुशी की है? तुम्हारी सबसे छोटी देवरानी सावित्री प्रेग्नेंट है। भावना उसे अस्पताल लेकर गई थी ना, आज तो वहाँ पता चला। सावित्री गर्भवती है? सच में माँ जी? अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान काश की सावित्री को बेटी हो जाए। मेरी भी यही तमन्ना है। पूरे घर में सावित्री के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। ये कहानी है विमला के परिवार की। विमला की 5 बहुएं थीं, जिनमें 4 बहुओं के पास बस बेटे ही बेटे थे। चारों बहुओं की ख्वाहिश थी कि उनके घर पर बेटी भी हो। अब विमला की सबसे छोटी बहू सावित्री भी गर्भवती हो गई थी, जिसे सभी को बहुत उम्मीदें थी। कुछ देर बाद ही सावित्री अस्पताल से आ गई। जहां सावित्री बेटा, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। आजा यहाँ बैठ सोफे पर, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। सावित्री तुम माँ बनने वाली हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हम सभी चाहते हैं कि हमें तुमसे बेटी मिले। मैं भी यही चाहती हूँ। सभी ऐसे ही काफी खुश थे। सावित्री के अस्पताल से लौटते ही उसकी सास विमला ने उसकी आरती की, जिसके बाद सावित्री अब तुम गर्भवती हो तो इन 9 महीनों को तुम अपने सादा दिनों की तरह मत समझना। इन दिनों तुम्हें किसी काम की टेंशन नहीं लेनी है, मेरी बात समझ रही हो? चलो हम तुम्हें कमरे में छोड़ आते हैं। भाभी लेकिन 9 महीने तो बहुत ज्यादा हैं, आप मुझे कोई तो काम करने देना। नहीं सावित्री, नहीं का मतलब नहीं। चारों जेठानियों ने सावित्री के कामों को भी आपस में बांट लिया और उसे पूरी तरह रेस्ट पर छोड़ दिया। 2-4 दिन तक सावित्री ने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर अभी तो बस 4 ही दिन बीते हैं, कोई काम ना किए बिना वक्त कितना मुश्किल कटता है। हाँ मैं बोर हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, चुपके से कोई काम कर लेती हूँ तो भाभी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा वक्त भी कट जाएगा। सावित्री ऐसे बोलकर अपने कमरे से निकल आई। बाहर आकर उसने देखा कि धुले हुए कपड़े छत पर डालने के लिए रखे हुए थे। ये कपड़े ही डाल आती हूँ। सावित्री धीरे धीरे कपड़ों की बकेट के पास जाने लगी कि तभी उसके पीछे से कुमुद ने देख लिया और सावित्री क्या कर रही हो? भाभी वो मैं तो बस ये। सावित्री तुमसे मना किया ना कि किसी काम की टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हारी बोटियों को भी ना चैन नहीं है। हटो, मैं इन कपड़ों को डाल आऊंगी। तुम कमरे में जाकर आराम करो और हमारी बेबी गर्ल का भी ख्याल रखो। कुमुद ऐसे बोलकर कपड़ों को खुद ही फैलाने चली गई, जिसके बाद सावित्री भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। 5 बज गए। आज तो जो भी हो शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी जैसे बनाया करती थी। अब मैं कमरे में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। सावित्री ऐसे बोलकर रसोई में आई, जहां उसकी एक जेठानी भावना ऑलरेडी खाने की तैयारी में लगी हुई थी। क्या बात है सावित्री, कुछ चाहिए? भाभी मैं कमरे में बोर हो गई हूँ, मुझसे थोड़ा तो काम करवा लो ना। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे खाली रहना कितना मुश्किल है। ठीक है, तुम मेरे साथ खाना बनाने में हेल्प करवा लो। भावना ने सावित्री की भावनाओं को समझा और दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर खाना बना लिया। चारों जेठानी ऐसे ही अपनी देवरानी के पहले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी और उसका ऐसे ही ख्याल रखती थी। ऐसे ही चलते चलते अब 1 महीना बीत चुका था और अरे वाह, ये ड्रेस भी बन गई। मेरी माँ ने मुझे सिखाए थे हाथ की सुई से कपड़े सिलने। जब मेरी गुड़िया इस दुनिया में आ जाएगी तब मैं उसे ये कपड़े पहनाऊंगी। सावित्री ये लो दलिया। अरे सावित्री ये कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तुमने कुछ बनाया है? नहीं तो भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मैं ये कपड़े भाभी को अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी जब सभी ना बन जाएंगे, तब इन्हें सरप्राइज दूंगी। सावित्री ने कुछ तो बनाया है, लेकिन ये मुझे दिखा क्यों नहीं रही है? हम तो इसकी कितनी केयर कर रहे हैं और ये अभी से भेदभाव करने लगी है। कितनी गलत बात है। उषा ने सावित्री के बारे में गलत समझ लिया। वो कमरे से तो निकल आई, लेकिन वो कमरे से सीधा अनुजा, भावना और कुमुद के पास पहुंची और उन्हें इस बारे में बताया।
सच में भाभी सावित्री ने ऐसा किया? अरे हम कहाँ कमी कर रहे हैं उसकी केयर में जो वो ऐसा कर रही है। अभी तो पता नहीं है कि बेटी होगी या बेटा, जब उसके इतने भाव चढ़ गए हैं। अगर ऐसा है तो अब से हम भी उसका ख्याल नहीं रखेंगे, कर लेगी सभी काम वैसे ही जैसे उसे करने हैं। ठीक है, अगर भेदभाव करना ही है तो फिर ठीक से ही किया जाए। चारों भाभियां सोच चुकी थीं कि अब से वो सावित्री के काम नहीं करेंगी। कुछ देर बाद ही शाम हो गई। सावित्री बैठी हुई कपड़े ही बना रही थी कि तभी उसके कमरे से उसकी जेठानी कुमुद आई और सावित्री, तुम जैसे घर के काम करती थी अब से वैसे ही दोबारा करने शुरू कर देना। आज शाम का खाना तुम्हें ही बनाना है। जी ठीक है। इन्हें अचानक क्या हो गया? सावित्री ने कुमुद से कोई सवाल नहीं किया और शाम को वो जिस तरह खाना बनाया करती थी वैसे ही बनाने को रसोई में आ गई। हमें सावित्री से काम करवाना भी चाहिए। हाँ भाभी, जब वो हमें कोई अहमियत दे ही नहीं रही है तो फिर हम क्यों उसे अहमियत दें? बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन सावित्री ने ऐसा किया ही क्यों? चारों जेठानियां दिल पर पत्थर रखकर सावित्री से काम करवा रही थी। सावित्री ने कैसे कैसे सभी के लिए खाना बना दिया, जिसमें उसकी जेठानियों ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब सावित्री ही कामों को करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसके दिन बढ़ रहे थे उसे परेशानी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे कहाँ हो बहुओं? सावित्री बेटा। जी माँ जी, बोलिए। सावित्री देख, बहुओं तुम भी देखो, ये देख, ये साड़ी मुझे तेरे लिए देखकर बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो मैं ले आई। बाजार में आज कितना अच्छा अच्छा सामान था, दिल कर रहा था कि सारा ले लूं। देखो, मैं अपनी बहू के पहले बच्चे के लिए ये कुछ कपड़े भी लेकर आई हूँ, कैसे हैं? विमला ने ऐसे ही एक एक चीज निकाली और बहुओं को दिखाई। वो सारा सामान बस सावित्री और उसके होने वाले बच्चे के लिए ही लाई थी, जिसे देखकर सावित्री की जेठानियां चिढ़ सी गईं। माँ जी की क्या बस ये एक ही बहू है जो सब कुछ बस इसी के लिए लाई हैं? बहुओं का दिमाग अब सावित्री के खिलाफ सा काम कर रहा था। वो घर के सभी काम उससे ही करवाने लगी थी और अब वो पहले की तरह उसका ख्याल भी नहीं रखती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन सावित्री झाड़ू लगा रही थी कि झुकने की वजह से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। माँ बड़ी माँ, देखो चाची को दर्द हो रहा है। अनुजा के बेटे ने सावित्री की यह हालत देखी और उसने सभी को इस बारे में बताया। सभी लोग जल्दी से भागते हुए आए और चारों जेठानियों ने अपनी देवरानी को कमरे में बिठाया। ये लो सावित्री, पानी पियो। शुक्रिया भाभी, अब तुम कोई काम मत करना, हम देख लेंगे सब कुछ। इस घटना ने चारों जेठानियों के दिमाग को मानो पलट सा दिया था। इस दिन के बाद उन्होंने सावित्री से काम करवाने बंद कर दिए और अब उनके मन में फिर से नरमी आ गई। ऐसे ही कुछ समय और गुजरा और फिर सावित्री की गोद भराई का वक्त आया। ये सफेद फूल यहाँ अच्छे रहेंगे ना लगाने? हाँ बहू, अच्छे लगेंगे। अब सावित्री को तो तैयार कर दो, मेहमान आते ही होंगे। चारों जेठानियों ने मिलकर सावित्री को तैयार किया और फिर उसे तोहफे वगैरह देकर अच्छे से उसकी गोद भराई की रस्म की। ऐसे ही फिर और वक्त गुजरा और वो दिन भी आ गया जब सावित्री का पहला बच्चा इस दुनिया में आया। मुबारक हो बहुओं, बेटी हुई है। सभी को सावित्री ने वही तोहफा दिया जिसकी सबको इच्छा थी। विमला ने बेटी की खुशी में सारे अस्पताल को मिठाई खिलाई और उसके बाद सावित्री का अच्छे से तोहफों के साथ घर में स्वागत किया। इकलौती बेटी के छोटे छोटे भाइयों ने भी उसे तोहफे दिए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। घर में सगाई की तैयारी चल रही है। कुछ नौकर थाल में सामान लेकर अंदर बाहर कर रहे हैं तो वहीं कुछ घर को सजाने में लगे हैं और शांति वीडियो कॉल पर अपनी चारों बेटियों से बात कर रही है। अरे बेटा, आज तुम्हारे इकलौते भाई की सगाई है और तुम चारों विदेश में जाकर बैठी हो। कितना अच्छा होता अगर तुम चारों भी अपने भाई की सगाई में शामिल हो जाती। हमारा भी बहुत मन था कि हम अपने भाई की सगाई में इंडिया रहते, पर आप तो जानती है कि हम चारों बहन विदेश में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और आज हम चारों का ही एग्जाम है। माँ, अब तुम ही बताओ हम क्या करें? भैया की सगाई और हमारा एग्जाम एक ही दिन पड़ गया। हाँ माँ, अब हम क्या कर सकते थे? वैसे माँ, हम चारों बहन ने आपसे कहा था ना कि हमारी तरफ से भाभी के लिए गिफ्ट पैक कर लेना। आपने सारे गिफ्ट ध्यान से ले तो लिए ना? हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब तुम चारों एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे भी निकलना है, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। शांति अपनी चारों बेटियों से बात करके फोन रख देती है। कुछ देर बाद खुद तैयार होकर अपने बेटे और कुछ मेहमानों के साथ लड़की वालों के घर जाती है। अरे आ गई समधन जी, आप आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। अरे नहीं भैया, सगाई का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ समधन जी, क्यों नहीं, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए। सभी मेहमान के आने के बाद शांति अपने बेटे साहिल और अपनी होने वाली बहू रेशमा की सगाई की रस्म शुरू करती है।
ये लो रेशमा बहू, ये तुम्हारी चारों नंद की तरफ से तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। तुम तो जानती हो तुम्हारी चारों नंद विदेश में हैं। वो आज इस सगाई में आ नहीं पाई, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। इसे तुम बाद में आराम से खोल कर देख लेना। बहन, अंगूठियां आ गई हैं। चलिए दोनों बच्चों को अंगूठियां दे देते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी करें। कुछ ही देर में रेशमा और साहिल एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं और सगाई की रस्म पूरी होती है। अब सभी मेहमान अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और मेहमानों के जाने के बाद रेशमा अपने परिवार वालों के सामने सारे गिफ्ट लेकर बैठ जाती है और उन्हें एक एक करके खोलते हुए कहती है, ये देख रही हो दीदी, ये सारे गिफ्ट मेरी 4 नंद की तरफ से आए हैं। अरे रेशमा बेटा, पहले अपने सारे गिफ्ट खोल कर देख तो ले, पता चले गिफ्ट के नाम पर तुझे 5 वाला चॉकलेट दे दिया हो तेरी चारों विदेशी नंद ने। सही कह रही हैं बुआ जी, क्योंकि कभी भी नंद अपनी भाभियों को गिफ्ट देती नहीं, बल्कि उनके सामान पर अपना कब्जा कर लेती है। ये लो, देख लो बुआ जी, मेरी सबसे बड़ी वाली नंद ने मुझे चांदी की पायल, दूसरी नंद ने हार, तीसरी नंद ने फोटो फ्रेम बनवा कर भेजा है और मेरी छोटी नंद ने मेरे लिए डायमंड रिंग दी है। ये सारे गिफ्ट काफी महंगे हैं। अब बोलो, आपको इस पर क्या कहना है? ये सब बस दिखावा है। ये सारा सामान तो अपने साथ दोबारा ससुराल ही ले जाएगी और ससुराल जाते ही तेरी चारों नंद तुझसे ये तेरा सारा गिफ्ट छीन लेंगी। अपने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर रेशमा उदास हो जाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक तरफ रेशमा के घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही होती है, तो वहीं अकेली शांति भी शादी की तैयारी में लगी होती है। और ऐसे ही एक दिन, रेशमा बेटा, तेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। देख, तेरी सास ने कुछ पैसे भेजे हैं, तू इससे अपने लिए अच्छा सा लहंगा ले लेना। और हाँ, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो लहंगे के साथ और जो भी सामान लेना थोड़ा सोच समझ कर लेना। माँ, तुम चिंता मत करो, मेरी सास ने जो लहंगे के लिए पैसे भेजे, मैं उन्हीं पैसों से सारा सामान ले लूंगी। अरे बेटा, इतनी भी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। अगर लड़के वालों को पता चल गया तो वो शादी वाले दिन बवाल मचा देंगे। और तेरी चारों नंद तो विदेश से आ रही है, मुझे तो डर है कहीं तेरी चारों नंद शादी में शांति के बदले अशांति न फैला दें। अपने परिवार की बातें सुनकर रेशमा डर जाती है और उन पैसों से वो सिर्फ मार्केट से अपने लिए लहंगा लेकर आती है। क्योंकि रेशमा का परिवार मिडिल क्लास था, इसलिए वह ज्यादा महंगी चीज नहीं ले पाती। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते शादी नजदीक आने लगती है। और शादी के कुछ दिन पहले शांति की चारों बेटियां भी घर आ जाती हैं। आ गई मेरी चारों बेटियां अपने भाई की शादी में। अब जल्दी से शादी की तैयारी करो, ज्यादा दिन नहीं बचे तुम्हारे भाई की शादी में। माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी बेटियां आ चुकी हैं। अब देखना कैसे हम 2 दिन में भैया की शादी के लिए डीजे, ढोल वाले, रथ वाले, लाइट वाले और केटरिंग वालों से बात करते हैं। अब आप सब कुछ हम पर छोड़ दो। भैया की बारात तुम चारों बहन ही लेकर जाएंगे। चारों बेटियों के आने के बाद शांति की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और चारों बहनें मिलकर शादी की सारी तैयारी कर लेती हैं। और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। उस दिन चारों बहन सबसे पहले तैयार होती हैं और जब बारात सजाने की बारी आती है तो चारों बहन एक साथ खड़ी होकर सबसे पहले अपने भाई, जो कि दूल्हा बना था, उसकी नजर उतारती हैं। जो भी बुरी नजर है मेरे भाई से दूर हटे। भैया, मैंने तुम्हारी नजर उतार दी, अब जल्दी से पगड़ी पहनो और घोड़ी पर चढ़ो। हाँ, जब तक मैं ढोल वाले को देखती हूँ, बिना ढोल बाजी की बारात कैसे निकलेगी भला? अरे तुम चारों हो ना मेरे साथ, भला मुझे किसकी नजर लग सकती है? अब लेट हो रहा है, ढोल वाले को बोलना है कि सीधा लड़की वाले के वहां पहुंच जाए। अब वहीं तुम करना तैयारी, जो भी तुम्हें करनी है। इतना बोलकर साहिल घोड़ी पर बैठ जाता और कुछ ही देर में चारों बहन अपने रिश्तेदारों की भीड़ के साथ नाचती हुई बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचती हैं, जहां जमीन पर बिछे रेड कारपेट पर एक बहन ढोल वाले के ढोल पर नाच रही होती, तो वहीं दूसरी बहन सभी के ऊपर नोटों की गड्डियां उड़ा रही होती है और तीसरी बहन अपने भाई के साथ खड़ी होती है। और जब लड़की वालों को पता चलता है कि बारात आ गई है तो सभी लोग उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। बेटा, बस 5 मिनट रुकना, पहले हम तुम्हारी आरती उतार दें, फिर यहीं विराजमान होना। सब बारात का इंतजाम है, दूल्हे राजा के लिए स्पेशल सीट रखवाई है। आंटी जी, 5 मिनट क्यों, हम तो 10 मिनट इंतजार करने को भी तैयार है। अब बारात लेकर आए हैं तो दुल्हन लेकर ही जाएंगे। चारों बहन अपने भाई की बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर आते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं। अब लड़की वाले लड़के की आरती उतारकर सभी को घर के बाहर लगे टेंट में विराजमान करवाते हैं। इतने में खाना शुरू हो जाता है और बाराती खाने में थोड़े से आइटम देखकर मुंह बना लेते हैं और शादी की खुशियों में अशांति मचा देते हैं। अरे शांति बहन, कैसे गरीब परिवार से तुमने अपने बेटे का रिश्ता जोड़ दिया। इन गरीब लोगों ने न तो हमारा स्वागत किया, ना ही हमें फूलों की माला पहनाई और ना हम पर इत्र डाला, और खाने में भी सिर्फ पूरी सब्जी और दाल रोटी है। भला इतना कम आइटम खाने में कौन रखता है? मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे ये सब तो छोड़ो, अरेंजमेंट भी गली के बाहर टेंट में किया है।
और इन्होंने तो हम बारातियों को भी स्वागत के रूप में ना कोई लिफाफा दिया और ना ही कोई शगुन दिया। मैं तो कहती हूँ कि बारात वापस ले चलते हैं। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करना। अगर मेरी बेटी की बारात यहाँ से चली गई तो फिर मेरी बेटी का हाथ कौन थामेगा। घर आए सभी बाराती नाराज होने लगते हैं और बारात वापस ले जाने की बात करते हैं। ये सब सुनकर सभी लड़की वाले परेशान हो जाते हैं और ममता बारातियों के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगती है। ये सब कुछ शांति की चारों बेटियां देख लेती हैं और वो जाकर ममता से सारी बात पूछती हैं और सभी बारातियों से कहती हैं, आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आंटी जी, आपकी भी बेटी है, भगवान न करे कल को आपकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आपने अपनी बेटी की शादी की और आपकी बेटी की बारात चली गई तो आप क्या करेंगे? आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, हमारे होते हुए बारात वापस नहीं जाएगी। हम भी देखते हैं ये शादी कैसे नहीं होती है। और एक खाने की बात, तो हमने रिसेप्शन पार्टी रखी है, वहां आप लोगों को हर तरह का खाना खाने को मिलेगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए लड़की वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए, पर इस वक्त हमें शर्म आ रही है कि हम ऐसे बारातियों को अपने साथ लेकर आए हैं। चारू बहन की बात सुनकर वहां खड़े सभी बारातियों का मुंह बन जाता है और वो सब शांत हो जाते हैं। जहां ये देख रेशमा की बुआ और बहन रेशमा से कहती हैं, रेशमा तेरी नंद तो बहुत अच्छी है, उन्होंने तो सारे मामले को ही ठंडा कर दिया। किस्मत वाली को मिलती है ऐसी नंद, ससुराल में जाकर अपनी नंद के साथ अच्छे से रहना। उसने हम गरीबों की लाज रख ली। आप सही कह रही हैं, सच में मेरी नंद बहुत अच्छी हैं। ये सब देखकर रेशमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और तभी वहां उसकी चारों नंद अपने भाई के साथ आती हैं। कुछ देर में शादी हो जाती है और चारों नंद बहुत ही प्यार से अपनी भाभी को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती हैं, जहां ससुराल में आकर रेशमा अपनी नंदों के साथ काफी अच्छे से रहती है।